आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है 10 पुरुष 10 दिनों में किसी कार्य का 2/5 भाग को पूरा कर लेते हैं तो 25 पुरुष संपूर्ण कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। आपसे कहा है 10 पुरुष 10 दिनों में 2/5 काम को पूरा कर लेते हैं। आपसे पूछा है कि 25 पुरुष पूरे काम को करने में कितना समय लगाएंगे, ये आपसे पूछा है। पूरा कार्य क्या होगा, 1 होगा या नहीं। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 5, ये 2, ये 5, ये 2, ये 4 बराबर 2/5 गुणा D2 हो जाएगा। 2 से ये 2 बार तो कितना समय लगेगा पूरे काम को होने में, 10 दिन। 10 दिन ये हो जाएगा आपका आंसर। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है ABC ने 3:4:2 के अनुपात में धन का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया और 1 वर्ष बाद B ने 20,000 रुपये का लाभ अर्जित किया तो 1 वर्ष बाद तीनों के द्वारा अर्जित किया गया लाभ क्या होगा। देखिए 3 है, A, B और C कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट 3, 4 और 2 के अनुपात में। कितने समय के लिए, 1 साल के लिए कर रहे हैं तीनों, तो इसी रेशो में उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं, बताइए। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है, आपसे कहा है 1 वर्ष बाद B ने 20,000 का लाभ अर्जित किया। B 4 है, 4 बराबर 20,000 तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। आपसे पूछा है कि 1 वर्ष बाद तीनों के द्वारा अर्जित किया गया लाभ क्या होगा। तीनों के द्वारा 4 और 3 7 और 2 9, कितना हो जाएगा, 9 गुणा 5,000 कितना आया, 45,000। 45,000 ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है एक धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। समान धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण की 10% दर से निवेश किया जाता है। यदि ब्याज में अंतर 280 रुपये है तो धनराशि क्या होगी। देखिए आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। इफेक्टिव रेट निकालेंगे आप किसका, चक्रवर्ती इफेक्टिव रेट निकालेंगे CI का, तो क्या आएगा, यही फॉर्मूला होता है x + y + xy बटे 100, यही होता है। 2 वर्ष के लिए है। ये आपको कितना दिया है रेट, 20%, तो 20 + 20 गुणा 20 बटे 100, ये कितना आया, ये आया आपका 44%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे क्या कहा है, समान धनराशि को 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज से 10% की दर से निवेश किया जाता है। तो आप 10% का कितना हो जाएगा, SI निकालेंगे, कितना आएगा, 10 गुणा 3 यानी 30%। आपको दोनों का अंतर दिया है, डिफरेंस कितना होगा। आप इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे 14% होगा। ये आपको दिया है 280 के बराबर। आपसे पूछा है कि धनराशि क्या होगी, धनराशि होगी 100%, तो 280 बटे 14 गुणा 100, 2 0 कितना आएगा, 2,000 रुपये। ये वो धनराशि थी, ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 पाई स्क्वायर मीटर है। यदि आयत की लंबाई गोले के व्यास के बराबर है और आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर छोटी है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है। और एक बात बताइए, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल 4πr² होता है। आपको गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 400 पाई, तो ये 4πr², 400 पाई के बराबर होगा। यहाँ से पाई कट गया, 4 से ये 100 बार, तो त्रिज्या कितनी आई? 10। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे क्या कहा है, यदि आयत की लंबाई L गोले के व्यास के बराबर है, गोले का व्यास क्या हो जाएगा? डायमीटर, रेडियस का डबल 20, तो ये कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी लंबाई। और आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर छोटी है। लंबाई है 20, तो चौड़ाई 3 मीटर छोटी है, तो 17 हो जाएगी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? वो ऊपर ही बताया है, लंबाई गुणा चौड़ाई। गुणा करेंगे आप 20 गुणा 17, कितना आया? 340 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक मिश्रण में तरल A और तरल B का अनुपात 3:2 है। यदि 5 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है और अंतिम मिश्रण में तरल A की मात्रा तरल B से 12 लीटर अधिक है, तो मिश्रण में तरल A की मात्रा क्या होगी? देखिए आपको A और B का रेशो दिया है, कितना है? 3:2, 3:2 दिया है। आपसे कहा है 5 लीटर मिश्रण को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकलेगा तो A और B दोनों में से निकलेगा। A में से 3/5 गुणा 5, कितना आया? 3। और B में से कितना? 2/5 गुणा 5 यानी 2। यहाँ तक क्लियर है। अब आपसे क्या कहा है, और अंतिम मिश्रण में तरल A की मात्रा तरल B से 12 लीटर अधिक है। मान लीजिए ये 3x और 2x है, ठीक है। आपसे कहा है कि A निकला कितना है? 3। कितनी ज़्यादा है? ये है आपकी 2x - 2, ठीक है। कितना है? 12 लीटर अधिक है। इसे आप सॉल्व कीजिए तो ये 3x - 3 - 2x + 2 बराबर 12। कितना आया? x आएगा आपका 13, यानी x का मान आया आपका 13। आपसे पूछा है तरल A की मात्रा ज्ञात कीजिए। A है आपका 3x, A है 3x, तो 3 गुणा 13 कितना? 39 लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, पहली ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है और उसकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। यदि अधिक चाल वाली ट्रेन कम चाल वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी? देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि चाल क्या होती है? चाल स्पीड होती है दूरी बटे समय, यही होती है, ठीक है। अब आप लोग देखिए, पहली की लंबाई 300 मीटर है और दूसरी की लंबाई 200 मीटर है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 300 + 200 कितनी हो जाएगी? 500 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, पहली की चाल दी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की पूछी है, तो दूसरी की चाल मान लीजिए x है, चाल x किलोमीटर
प्रति घंटा है। यहाँ तक क्लियर है। आपसे कहा है एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं तो दोनों की स्पीड जुड़ेंगी या नहीं, तो ये 25 + x हो जाएगी या नहीं। ये है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इसे आपको मीटर पर सेकंड में बनाना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कैसे बनाएंगे आप, 5/18 से गुणा करेंगे। अब चाल बराबर आपकी दूरी बटे समय होती है, तो लंबाई आपकी है 500, ठीक है। समय आपका कितना है, 45 सेकंड में पार कर रही है। मैं समय को इधर ही ले जाता हूँ। ये आपका कितना हो जाएगा, 25 + x गुणा 5/18 गुणा 45। 9 से काट दीजिए इसे, 2, ये 5, ये 25 से इसे काट दीजिए 20, ये हो गया 40 बराबर 25 + x। तो दूसरी की चाल क्या आई, वो आई आपकी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, एक नाव 4 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में और 6 घंटे में 18 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तय कर सकती है, तो नाव की चाल क्या होगी। देखिए आपसे कहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, बोट और स्टीम दोनों जुड़ेंगी। तो 36 किलोमीटर को वो 4 घंटे में तय कर रही है, तो उसकी क्या है चाल, 9 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। मान लीजिए पहली कंडीशन है। और धारा के विपरीत क्या होगा, b - s 18 किलोमीटर 6 घंटे में, यानी चाल क्या है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ये मान लीजिए दूसरी कंडीशन। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2b बराबर कितना, 9, 12, 9 और 3 12। अब आपसे पूछा है नाव की चाल, तो b कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। नाव की चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था और बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 34 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी। देखिए 3 वर्ष पहले, 3 years ago, ए और बी का एज का जो रेशो था वो था 1:3। मान लीजिए ये x और ये 3x, यहाँ तक क्लियर है। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ए और बी की प्रेजेंट एज निकालेंगे आप ए की, तो क्या हो जाएगी, x + 3, और बी की क्या हो जाएगी प्रेजेंट एज, 3x + 3 हो जाएगी या नहीं, बिल्कुल हो जाएगी। आपको दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 34 वर्ष है। वर्तमान आयु उनकी ये है, ए + बी क्या होगा, 4x + कितना, 3 और 3 6। ये आपको दिया है किसके बराबर है, 34 के। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 28। x कितना आया, 7। यहाँ तक क्लियर है। तो ए की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु ए की, x + 3, x है आपका 7 और 3 10, और बी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 7 या 21 और 3 24, यही होगी। अब आपसे पूछा है सी की आयु क्या होगी, 3 वर्ष के बाद सी की आयु क्या होगी। बी और सी का आपको प्रेजेंट एज का रेशो दिया है, कितना है, 2:7, यही दिया है। आपका बी की एज क्या है, 24 है, 24 दिए ना आपको, तो ये जो है 24 के बराबर होगा
2 आपका 24 के बराबर है तो 1 आपका 12 के बराबर, 7 आपका कितना हो जाएगा 84। 3 साल बाद पूछिए 84 + 3 कितना आएगा 87 साल। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है और शेष का 70% किराने के सामान और परिवहन पर खर्च करता है। किराने के सामान और परिवहन का अनुपात 2:7 है। यदि किराने पर किया गया खर्च 2800 रुपये है तो कुल आय निकालें। मान लीजिए कि उस व्यक्ति की आय 100 रुपये है, 100 है, ठीक है। आपसे कहा है 10% म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड में 10%, म्यूचुअल फंड 10% मतलब 100 का 10% 10 रुपये, कितना बचा, रिमेनिंग बचा 90 बचा। अब कहा है शेष का 70% किराने के सामान और परिवहन पर खर्च करता है। किराना और परिवहन कितना खर्च कर रहा है, जो बचा है कितना बचा है 90, उसका 70% खर्च कर रहा है, ठीक है। कितना खर्च कर रहा है 63, ठीक है। अब किराने के सामान और परिवहन का अनुपात दिया है 2:7। किराना और परिवहन का अनुपात है 2:7, यही दिया है। तो आप किराने पे कितना खर्च किया उसने ये निकालेंगे। कैसे, 2/9, 63 दोनों पे किया है, किराने पे 7, 14। अब आपसे कहा है यदि किराने पर किया गया खर्च 2800 है, ये 14 आपका किसके बराबर है 2800 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 200 के। आपसे पूछा है तो कुल आय निकालें। आय आपने मानी है 100, तो 200 × 100 कितना हो जाएगा 20,000, यानी उसकी आय कितनी थी 20,000। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 150% अधिक है और अंकित मूल्य पर दी गई छूट 30% है। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच 525 रुपये का अंतर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य CP 100 है, ठीक है। आपसे कहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 150% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य क्या होगा 150% अधिक यानी 250। यहाँ तक क्लियर है। अब उसने कहा है अंकित मूल्य पर दी गई छूट 30% है। 30% छूट देने के बाद वो बेच रहा है तो SP हो जाएगा कितना, 30% छूट दे दी तो 70% में बेच रहा है, कितना 25 सत्ते 175। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच 525 रुपये का अंतर है। यहाँ कितना अंतर है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच 75 रुपये का, तो 75 किसके बराबर होगा 525 के। आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा, तो 100 माना है आपने क्रय मूल्य, 525/75 गुणा 100, ये 25 से काटिए 3, 2 कितनी बार 1, 3 से 7 यानी क्या होगा 700। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है 7 संख्याओं का औसत 45 है। यदि हम 2 संख्याओं 65 और 54 को 56 और 35 से बदल देते हैं तो नया औसत क्या होगा। देखिए 7 संख्याओं का औसत है 45, तो इनका सम क्या हो जाएगा 35, 5, 28, 28, 3, 315 हो जाएगा। अब आपसे कहा है यदि हम 2 संख्याओं 65 और 54, 65 और 54
को 56 और 35 से 56 और 35 से बदल देते हैं तो बदला कितना आया, ये 9, ये 11, ये 1, ये 9, कितना आया, ये 8, ये 2। यानी पहले सम इतना था, अब इतना कम हो गया तो 315 में से 28 घटेगा तो कितना आया, ये 287। ये आपका सातों में बटेगा तो 287 में आप 7 से भाग करेंगे तो नया औसत क्या आएगा, 4 1 41। ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है और स्थिर पानी में नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा के विपरीत दिशा में नाव 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में होता है B प्लस S, बोट प्लस स्टीम, दोनों की स्पीड जुड़ती है। धारा के विपरीत क्या होता है, वो होता है B माइनस S। आपसे कहा है धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है। धारा की दिशा में यानी B प्लस S में कितना है, 7, ठीक है। और धारा की चाल दी है आपको, स्टीम दी है, कितनी है, 2। तो आप बोट की निकालेंगे, इसे आप x मान लीजिए तो कितनी आ जाएगी, 5। बोट की आ जाएगी 5, या x रहने दीजिए। अब देखिए, अब आपको नाव की चाल दी है 35 किलोमीटर प्रति घंटे तो 5 बराबर किसके, 35 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 बराबर 7 के हो जाएगा या नहीं, ठीक है। अब आपसे पूछा है धारा के विपरीत दिशा में बोट की स्पीड ये है, धारा के विपरीत B माइनस S होता है, 5 है ये है 2। विपरीत दिशा में स्पीड क्या है, निकालिए आप, ये कितना हो जाएगा, गुणा 7, यही होगा। 3 गुणा 7 कितना, 21 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। आपसे कहा है 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस आप निकालेंगे 5 घंटे में तो स्पीड इनटू टाइम कितना, 105 किलोमीटर, ये हो जाएगा आंसर। जी हाँ, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके के प्रश्न बैंक पीओ के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।